हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से इडोटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है समान अध्ययन का, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14, ये दो सेट का जो प्रश्न है टोटल 100 प्रश्न, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। और एक सेट में जो है इसमें टोटल 50 प्रश्न होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बुक जो है देखिए, ये ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो फ्रेंड्स, सेशन को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 13 का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट इस सेट का दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। सही है। देखिए, गैर धातु प्रकार का जो तत्व होता है वो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का जो है कुचालक होता है, गैर धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो वह स्थिति है उच्च दबाव एवं कम तापमान। ठीक है, उच्च दाब होनी चाहिए एवं कम तापमान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? सही है, ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? सही है, अनआयनिक अपमार्जक के निर्माण में जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ठोस, ठोस से बड़ा द्रव, द्रव से बड़ा जो है यहाँ पे गैस हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह होता है एंड्रोजेन के द्वारा। ठीक है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन यानी कि रेगुलेशन जो है किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजेन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। सही है, ऑर्थोमिक्सो विषाणु, ऑर्थोमिक्सो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है क्या कहलाती है? तो यह इक्वेनिल कहलाता है। ठीक है, इक्वेनिल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद, जठर निरोधक पेप्टाइड यानी कि जीआईपी का कार्य होता है, क्या कार्य होता है इसका? तो इसका कार्य होता है जठर स्त्रावन की गतिशीलता को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में है कि निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो वह ऊतक है उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक याद रखना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन, याद रखना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है नए आनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गृहिणी की उपकला द्वारा स्रावित
कोलेस्टोकैनिन नामक जठरांत्रीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो वह अंग है अग्नाशय और पित्ताशय। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 जो दिया हुआ है। देखिए क्या रहा है इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16 में कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, 1, 2 और 3। एक में है सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, 2 में है सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, 3 में विधवा विवाह की अनुमति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17 में इसमें है कि दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो यह किया गया था चोल वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? वह कौन सा वेद है? तो वह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केवल दो जो कथन दिया हुआ, देखिए यह कथन जो है सही नहीं है कि यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो वह उपाधि है जिल ए इलाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? वह कौन सा पुस्तक है? तो वह पुस्तक है मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? इनका संबंध था काकतीय वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो वह भाग हो जाएगा, देखिए दक्कन प्रांत का जो भाग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि यांडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3 जो है देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था और ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था एन.जी. रंगा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1806 ईस्वी में। ठीक है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, किस वर्ष में? तो 1806 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो यह संज्ञा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? सही है, देखिए इसमें टोटल जो है 47 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 संपूर्ण साम्राज्य को जो है वह 47 सरकारों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहोनी। वासुदेव सोहोनी जो है ये बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मुंडा जनजाति की खुट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? 1903 ईस्वी में जो है मान्यता प्रदान किया गया था। सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद
निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो वह हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1 2 3 4 बढ़ते हुए। महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और उसके बाद खासी की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, यह कथन जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लगाएं। तो इसका घटता हुआ क्रम हो जाएगा ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यूगिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे अधिक संभावना जो होगी वह होगी कि हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह किसने कहा था? यह कहा था एन.वी. रमना ने। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? सही हो जाएगा, देखिए 1786 के एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जे.एस. खेहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? आलापना जो है यह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। ध्रुपद, गजल और ठुमरी जो है ये सभी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना राज्य में प्रचलित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? 2007 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 मई को। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में किसका एक संग्रह होता है? वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो यह सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रतीक कटौती कहलाता। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? सही है, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? 2011 ईस्वी से कानून जो है लागू है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। आइए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है इस सेट में, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हुआ है। ठीक है, और उस अभिलेख से जुड़ा शासक जो है ये एक तरफ दिया हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसके जो रिलेटेड शासक है वह है कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से कौन जुड़ा हुआ है? नरेश यशोवर्मन।
और उसके बाद है नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री और भीतरी अभिलेख से कौन है, स्कंद गुप्त जुड़ा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कुछ स्मरणीय तथ्य इस प्रैक्टिस सेट का। और आइए अब अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो इसका जो देखिए इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। बात करें अगर इसकी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1993 ईस्वी 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद आइए अब अगला प्रश्न देख लेंगे इस सेट का। प्रश्न नंबर 2 में है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही हो जाएगा केवल 2। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 348, डी है इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 393। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। तो वह है 2 और 4, यानी कि नागवली नदियां और वंशधारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सभी कथन सत्य है। इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है और भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। ए तथा बी दोनों हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की बहुलता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सभी कथन सही हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है और भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 और क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है देखिए इसमें है, एहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा था, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 12 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12, इस प्रश्न में है कि गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है। यह लद्दाख में स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में नीलोपीटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता है। निम्नलिखित किसके संदर्भ में किया जाता था। तो यह किया जाता था सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इस सेट का प्रश्न नंबर जो 14 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। एक तरफ पुस्तक और दूसरा लेखक दिया हुआ है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 और 3 का जो है सही सुमेलित है। किताब उल रहला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, शहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 15। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था।
डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 16 नंबर में है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो वह मौर्य स्तंभ है संकीसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधवराव प्रथम, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? सही क्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? अपना उत्तर निम्नांकित कूटों से चुने। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कह रहा है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर जो है हो जाएगा देखिए 24, और इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद जो है हंटर आयोग की स्थापना, 2 में हो जाएगा सेंट्रल आयोग की स्थापना, और उसके बाद सार्जेंट आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह किया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर सेल जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? यह होती है जल चक्र में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, उसका जो क्या होगा, पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? कोशिका द्रव्य मुख्य स्थल है इसका, याद रखना ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनिन का स्त्राव कहां से होता है? तो इसका स्त्राव होता है जठर ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्वास नली में होती है, ओ आकार की उपास्थि होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला प्रश्न, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे जैव आवर्धन कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? यूरिया संश्लेषित जो है ये करता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न जो दिया है कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। यह कथन जो है सही नहीं हो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? वह कार्बनिक तत्व है बेंजीन, C6H6। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे एवं कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? इसका आंसर बेकेलाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा? ओटोपाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है किससे? डार्विनवाद से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसे अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? सही आंसर है संथाली। ठीक है, संथाली जनजातीय हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वह शहर है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर 44, देखिए इसमें कह रहा है कि आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? इसका निवास स्थल जो है वह है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? सही है, जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 47। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा ए का 3 विलुप्त प्राय प्रजाति का जो है क्या होगा? देखिए लॉयन टेल मैकेक। बी का 2 हो जाएगा असुरक्षित प्रजाति का जो है क्या हो जाएगा? ये नीली भेड़ है। सी का 1 है दुर्लभ प्रजाति कौन है? तो मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। डी का 4 हो जाएगा विलुप्त प्रजाति का क्या है? गुलाबी सिर वाली बत्तख। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 48 नंबर में, कि किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर जो है निर्भर नहीं करती है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उपभोग। डी इसका राइट आंसर होगा। और आइए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोसा का, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेट में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14 दो प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है ये सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स इस सेशन को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा लेवल था और इसमें आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।